देखिए, भारतीय दंड संहिता देखेंगे, अध्याय 17 संपत्ति के विरुद्ध अपराध। जो संपत्ति, अभी शरीर से पढ़े, धारा 16 शरीर के विरुद्ध अपराध थे, और धारा 17 में जो है संपत्ति के विरुद्ध अपराध है। ठीक है, इसमें आपकी चोरी है, उद्दापन है, लूट है, डकैती है, आपराधिक दुर्विनियोग है, न्यास भंग है, चुराई हुई संपत्ति संबंधी कुछ विषय हैं, छल है, कपट है, रिष्टी है, और आपराधिक अतिचार है। ये सारे अपराध जो है अध्याय 17 में जो है बताए गए। ठीक है, ये जैसे कि आप जानते हैं अध्याय जो 16 था संहिता का सबसे बड़ा अध्याय था, उसी प्रकार से ये जो अध्याय 17 ये संहिता का दूसरा सबसे बड़ा अध्याय। अध्याय 16 पहला बड़ा अध्याय था, और ये दूसरा नंबर का सबसे बड़ा अध्याय है आपका आईपीसी। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट भी है। 16 और 17 अध्याय आपके दोनों इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो जो 17वां अध्याय है ये संपत्ति से विरुद्ध अपराधों, संपत्ति के विरुद्ध जो अपराध है उनसे संबंधित है। ठीक, तो इसमें सबसे पहले चोरी को देखेंगे। चोरी से संबंधित अपराध जो है, चोरी के जो अपराध हैं आपके धारा 378 से 382 तक है। 378 से 382 तक जो है चोरी जाती है। ठीक है, 378 से 382 तक चोरी जाती है। इससे पहले जो है आपने जो है धारा 75 पहले पढ़ा होगा, वो भी देखेंगे यहाँ। 75 धारा पड़ी होगी, इसीलिए कि दंड के विषय में है वो। 75 धारा कहती है कि अगर एक बार इस अधिनियम के इस अध्याय के तहत अगर कोई व्यक्ति जो है एक बार दोष सिद्ध हो चुका है 3 वर्ष या उससे अधिक के कारावास से, अगर इस अध्याय के अधीन कोई व्यक्ति 3 वर्ष या उससे अधिक के कारावास से दंडित हो चुका है, एक बार पहले भी दोषित ठहराया जा चुका है, तो अगर वो इस अधिनियम के तहत इस अध्याय के तहत दोबारा अपराध करता है, क्या करता है, दोबारा अपराध करता है, दोबारा अपराध करने पे उसे कितनी सजा होगी, क्योंकि ये दोबारा की बात इसमें नहीं आएगी। तो दोबारा अगर अपराध करता है तो ऐसा अपराधी आजीवन कारावास या 10 वर्ष तक के कारावास से दंडित होगा। आजीवन कारावास या 10 वर्ष तक के जो है कारावास से दंडित होगा, वर्ष तक। ठीक है, ये याद रखना है आपको, क्योंकि अगर दोबारा अगर कोई ये कहता है एक बार चोरी कर ली उसने 3 साल से ज्यादा की सजा हुई थी, दोबारा कितनी सजा होगी, तो फिर दोबारा सीधा यहाँ चला जाएगा धारा 75 के तहत। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि अगर व्यक्ति एक बार दोषित हो चुका है अध्याय 17 के अधीन और 3 वर्ष से अधिक की उसे सजा हो चुकी है और फिर वो दोबारा अपराध करता है, तो फिर वो ये वाली सजा का हकदार होगा। ठीक है, ये याद रखना है। सेक्शन 75 को देखेंगे आप, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, अब देखेंगे इसको चैप्टर को। सबसे पहले देखेंगे चोरी की परिभाषा 378 सेक्शन 378 में क्या है, परिभाषा। काय की परिभाषा है, चोरी की परिभाषा है। चोरी पढ़ रहे हैं तो चोरी की परिभाषा है 378 में। ठीक, 378 में चोरी की परिभाषा है। और 379 जो है आपका, एक मिनट, उसमें जो है चोरी का जो है दंड है। 379 में क्या है, दंड है, जो साधारण चोरी होती है उसका दंड है। और बाकी के जो सेक्शन बचे 82 तक जो है 80 81 82 ये प्रकार है। ठीक है, बाकी क्या है, प्रकार। बाकी जो लास्ट सेक्शन बचे वो क्या है, चोरी के प्रकार। ठीक है, तो 3 तरीके से बटा है, परिभाषा, दंड और प्रकार। 378 चोरी की परिभाषा क्या कहती है, तो ये कहता है, तो अपन पढ़ ही रखा है कि भाई चोरी जो है कैसा है, संपत्ति के विरुद्ध अपराध है। है ना, तो ये कहती परिभाषा, जो कोई किसी व्यक्ति के कब्जे में, मतलब कब्जे में, तो संपत्ति एक ही शब्द आया पहले, कब्जे में से, तो इसको याद रखना, कब्जे में से, कब्जे में से। इसका मतलब क्या हुआ, एक एक शब्द देखेंगे। इसका मतलब सबने पढ़ी चोरी की परिभाषा, तो एक कब्जे में शब्द आया,
इसका मतलब ये हुआ कि चोरी काय के विरुद्ध अपराध है, कब्जे के विरुद्ध अपराध है। काय के विरुद्ध अपराध है, कब्जे के विरुद्ध अपराध है, ठीक है, कब्जे के विरुद्ध, ठीक है, ये याद रखना। चोरी स्वामित्व के विरुद्ध अपराध नहीं है, काय के विरुद्ध अपराध है, कब्जे के विरुद्ध अपराध। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जिस किसी के भी कब्जे में कोई संपत्ति है, अब वो कौन सी संपत्ति वो भी पढ़ेंगे आगे, तो जिस किसी के व्यक्ति के विरुद्ध कब्जे में भी कोई संपत्ति और आप अगर उसकी अनुमति के बिना उसके कब्जे में से हटाते हैं या उसकी जानकारी के बिना उसके कब्जे में से हटाते हैं तो वो चोरी का अपराध बनता है। तो चोरी कब्जे के विरुद्ध अपराध, इसका मतलब ये हुआ कि क्या क्वेश्चन बनता है, क्या कोई व्यक्ति खुद की संपत्ति की चोरी कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, कोई व्यक्ति खुद की संपत्ति की भी चोरी कर सकता है, खुद की संपत्ति की क्या कर सकता है, चोरी कर सकता है, लेकिन वो कंडीशन के हिसाब से चोरी कर सकता है। मतलब मेरी प्रॉपर्टी है, मेरी कोई वस्तु है और क्या मैं उसकी चोरी कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ। अगर मैं खुद की संपत्ति की चोरी करूंगा तो चोरी हो जाएगा। कैसे होगा वो आगे इसमें उदाहरण दे रखा है। मान लीजिए मैंने अपनी कोई घड़ी हो गया, कोई जेवर हो गया, कोई भी चीज हो गया, वो किसी को गिरवी रखा, पैसा चुकाया नहीं और मैंने सोचा पैसा ना चुकाना पड़े, एक काम करो इसको चुपचाप से उठा लो, हालांकि वो है मेरी, अब मैं उसको चुपचाप से उठा लाया, तो ये क्या हुआ, ये चोरी हुई। हालांकि वो, मान लीजिए उदाहरण के लिए घड़ी ही मान लीजिए कि कोई घड़ी मैंने किसी को गिरवी रख दी कि भाई जब मैं पैसे पटा दूंगा उसके बाद मैं उसको उठा लाऊंगा, ले लूंगा, और मैंने सोचा गलत नियत से कि भाई उसके पैसे ना पटाना पड़े, इसलिए चुपचाप से जब वो ना हो अपनी दुकान में, घर में, जहां भी हो, मैं उसको उठा लाता हूँ। मैं चोरी से उसकी अनुमति के बगैर वो उठा लाया, मैं जबकि मैंने पैसे नहीं पटाए, तो ये क्या होगा, ये चोरी होगी। हालांकि वो घड़ी मेरी खुद की है तो भी ये क्या होगी, ये चोरी होगी, ठीक है। तो याद रखें कि अपना संपत्ति की भी व्यक्ति चोरी कर सकता है, क्योंकि चोरी उसमें ऐसा नहीं लिखा है कि कोई व्यक्ति किसी संपत्ति के मालिक, मालिक नहीं आया, सब आया है कब्जा। तो जिस किसी के भी कब्जे में संपत्ति है उसके कब्जे से हटाना चोरी कहलाता है। अब देखिए आगे क्या कहता है, उस व्यक्ति की सम्मति के बिना कोई जंगम संपत्ति, तो संपत्ति कैसी होनी चाहिए, जंगम, ठीक है, संपत्ति कैसी होनी चाहिए, जंगम, मतलब चल संपत्ति के मामले में, मतलब अचल संपत्ति की चोरी नहीं होती। मतलब कोई अचल संपत्ति है, अचल मतलब इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो मूवेबल प्रॉपर्टी की ही चोरी होती है। ऐसी मूवेबल का मतलब जो चीज एक स्थान से दूसरे स्थान जा सकती है, केवल उसकी चोरी होती है। और तीसरा एक और अपन ने यहाँ लिखा नहीं है, सम्मति के बिना, सम्मति सहमति के बिना, सहमति के बिना, ठीक है। तो सहमति पहले तो कब्जे से हटाना है, दूसरा उसकी सहमति के बिना हटाना है, और तीसरा कैसी संपत्ति होनी चाहिए, जंगम होनी चाहिए, या चल संपत्ति कह सकते हैं उसको, चल, चल संपत्ति की ही चोरी होती है। हाँ, अब बात आती है कि भाई चल संपत्ति, अगर कोई संपत्ति ऐसी है, जैसे कि उदाहरण के लिए इसमें आता है कि मान लो पेड़ क्या होता है, पेड़ का चल संपत्ति होता है, पेड़ यहाँ से वहां तो जा नहीं सकता, लेकिन जैसे ही पेड़ को आप काटते हो कौन सी प्रॉपर्टी बन जाता है, चल संपत्ति बन जाता है, फिर उसकी चोरी की जा सकती। जब तक पेड़ खड़ा हुआ है तब तक वो चोरी की विषय वस्तु नहीं होता, लेकिन जैसे ही पेड़ को आप काटते हो वो चोरी की विषय वस्तु बन जाता है। उदाहरण के लिए जो सीलिंग फैन, जो ऊपर का जो दीवार पे आप टांगते हो, छत पे अपने सीलिंग में जो फैन टांगते हैं तो सीलिंग फैन बोलते हैं उनको, जो सीलिंग में आपके ऊपर जो अंदर की छत को सीलिंग कहते हैं, तो जो सीलिंग में जो फैन टांगते हैं उन फैनों की वो क्या होते हैं, वो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी माने जाते हैं, अचल संपत्ति माने जाते हैं, तो उनकी भी चोरी नहीं होती। लेकिन जैसे ही आप उनको हटाओगे, अलग करोगे, चोरी की विषय वस्तु बन जाते, ठीक है। तो वो भी अचल संपत्ति में आते हैं, लेकिन जैसे ही आप उनको अलग करोगे वो क्या हो जाएंगे, चल संपत्ति की विषय वस्तु। उदाहरण के लिए खिड़की लगे हैं, दरवाजे लगे हैं, ये भी कैसी संपत्ति होते हैं, ये भी अचल ही संपत्ति होते हैं, लेकिन जैसे ही उनको अलग करोगे आप, ये चल संपत्ति की विषय वस्तु बन जाते हैं और ये इनकी भी चोरी हो सकती है। तो कहने का मतलब ये है कि कोई संपत्ति जब तक देखिए, अब आप कहोगे जी अचल क्यों होते, जी टीपी एक्ट में आप पढ़ोगे तब ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। ये अचल इसलिए होते जब आपका सीलिंग फैन हो गया और ये दरवाजे खिड़की का ऐसा कोई, ये इनका कोई इरादा ऐसा तो होता नहीं कि रोज अपन सीलिंग फैन आज उठाए, आज यहाँ टंगा कमरे में, कल उधर टांग लिया, परसों इधर टांग लिया, ऐसा तो कोई इरादा होता नहीं, एक बार टंग गया तो टंग गया। ऐसे ही खिड़की दरवाजे आपने लगा दिए तो लगा दिए, परमानेंट का ही उसका उद्देश्य रहता है ना, उसका तो उद्देश्य भी देखा जाता है, इसीलिए उनको अचल मानते हैं। लेकिन जैसे ही उनको आपने हटा लिया तो वो चल बन जाते हैं।
तो कोई संपत्ति का उसका जो है उद्देश्य वो भी रहता है। जैसे पेड़ है, आप पेड़ लगाया, आपने पेड़ इसलिए थोड़ी लगाया कि आज यहाँ लगा दिया कल दूसरी जगह लगा दोगे उसी को पेड़ को उखाड़ के, ऐसा नहीं होता ना। तो उसका उद्देश्य ये होता है कि स्थिर रहे हमेशा एक ही जगह, लेकिन जब आपने काटा उसको अलग किया तो चल हो जाता है। ऐसी खिड़की दरवाजे जो आपने अलग किए वो चल हो जाते हैं। तो चल संपत्ति होना चाहिए, कहने का मतलब ये है कि अगर संपत्ति चल है तो जो है चोरी का अपराध बनेगा। दूसरा, बेईमानी से ले जाने का आशय, बेईमानी भी होनी चाहिए। बेईमानी पूर्ण आशय, ये भी जरूरी है, मतलब मन में बेईमानी भी होनी चाहिए। अब आपके घर में गया, आपका बुक उठा लाया, किताब पेन, मुझे लगा मेरा दोस्त है मैं उठा के ला सकता हूँ, आपकी सहमति मैंने ली नहीं और मैंने सोचा हम दोस्त ले जाते हैं एक दूसरे की, उठा के ले आया, तो चोरी नहीं, क्योंकि बेईमानी पूर्ण आशय नहीं। आप होते ना कई अपने संबंध अच्छे हैं, आप एक दूसरे के यहाँ जाते हैं उठा लाते हैं, पूछा भी नहीं, क्योंकि घर जैसा माहौल है, उठा लाए, ना बताया ना पूछा, उसके कब्जे से हटा लाए, तो भी चोरी नहीं है जब तक अपना बेईमानी पूर्ण आशय नहीं। ठीक है, जब तक अपना बेईमानी पूर्ण आशय नहीं होगा तो चोरी का अपराध घटित नहीं होगा। हम उन गुड फेथ में ले आए सद्भावना, हम कोई दूसरे की चीज ये समझ के उठा ला कि हमारी है, तो भी चोरी नहीं हुई, क्योंकि उसमें बेईमानी पूर्ण आशय नहीं है। तो बेईमानी पूर्ण आशय भी होना जरूरी है चोरी के लिए, है ना। आगे लिखा, बेईमानी से ले जाने का आशय रखते हुए वह संपत्ति ऐसे लेने के लिए हटाता है वह चोरी करता है। और संपत्ति को क्या जरूरी, हटाना भी जरूरी है। हटाना मतलब उसका स्थान परिवर्तन भी जरूरी है, हल्का सा हो भले ही, यहाँ से वहां कर दो वो चोरी हो जाएगा। ठीक है, तो उसको हटाना भी जरूरी है। तो चोरी के लिए क्या क्या जरूरी है, सबसे पहले तो कब्जा किसी व्यक्ति के कब्जे में होना चाहिए। दूसरा, उस व्यक्ति की सहमति के बिना हटाई जानी चाहिए। तीसरा, संपत्ति कैसी होनी, चल होनी चाहिए। और चौथा, बेईमानी पूर्ण आशय होनी चाहिए। और पांचवा, उस संपत्ति को उस स्थान से हटाना चाहिए, तब जाके जो है चोरी का अपराध बनता है। ठीक है, तो चोरी का अपराध कब बनता है, जब कब्जे से हटाते हो, उसकी सहमति के बिना हटाते हो, संपत्ति चल होती है, बेईमानी पूर्ण आशय होता है और उसको इस स्थान से हटाया जाता है। अब स्पष्टीकरण देखिए, 4 स्पष्टीकरण दे रखे हैं इसमें, पांच स्पष्टीकरण दे रखे हैं। तो ये भी याद रखना, चोरी में कुल कितने स्पष्टीकरण दे रखे हैं, 5 स्पष्टीकरण। ठीक है, चोरी में कितने स्पष्टीकरण दे रखे हैं, कुल 5 स्पष्ट। ये भी याद रखना कि चोरी में कितने स्पष्ट, चोरी तो सबको याद होगी 378 में परिभाषित है, स्पष्टीकरण कितने दे रखे हैं, 5 स्पष्टीकरण दे रखे हैं। ये बात को भी आप ध्यान में रखेंगे। पहला कहता है स्पष्टीकरण 1 कि जब कोई वस्तु भूबद्ध रहती है, जो मैंने आपको बताया, जंगम संपत्ति ना होने से चोरी का विषय नहीं होती, किंतु जो ही वो भूमि से पृथक की जाती है वो चोरी का विषय योग्य हो जाती है। ये आपको पेड़ का उदाहरण बताया। ये पहला स्पष्टीकरण कह रहा है कि अगर कोई चीज भूमि से भूबद्ध है, मतलब भूमि से जुड़ी है, तो वो चोरी का विषय नहीं है, लेकिन जैसे ही आप उसको भूमि से अलग करोगे वो चोरी का विषय बन जाएगा। यानी भूमि में लगी है तब तक तो वो चल संपत्ति ही नहीं है, तो जब चल संपत्ति ही नहीं तो चोरी का विषय नहीं, लेकिन जैसे ही भूमि से आप अलग करोगे वो चल संपत्ति में बदल जाती है, मतलब अचल संपत्ति से चल संपत्ति बन जाती है। पेड़ लगा है, ये पेड़ लगा हुआ है बाहर, ये अभी अचल संपत्ति, लेकिन जैसे ही हम इसको पेड़ को हटाएंगे ये चल संपत्ति में बदल जाएगा। जब चल संपत्ति बदल जाएगा तो चोरी भी हो जाएगी। ठीक है, तो पहला स्पष्टीकरण यही कहता है कि जब तक भूबद्ध है चोरी की विषय वस्तु नहीं है, लेकिन जैसे ही भूमि से अलग होता है, कहने का मतलब ये है सीधा सीधा कि जब तक कोई संपत्ति अचल है चोरी का विषय नहीं है, जैसे ही वो चल हो जाती है वो चोरी का विषय हो जाती है। ये उसका पूरा सार है। दूसरा कहता है हटाना जो उसी कार्य द्वारा किया गया है जिससे पृथक किया गया है चोरी हो सकता है। हटाना मतलब एक ही कार्य में किया गया, जो चोरी कर रहे हो आप उसको उसी कार्य के द्वारा आपने हटाया हो, मतलब चोरी के अनुक्रम में ही हटाया हो। आप चोरी करना चाहते थे, उसी अनुक्रम में आपने उसको हटाया हो, तो वो चोरी कहलाएगा। यहाँ से उठा के यहाँ रख दिया कि छिपा, उदाहरण भी आता है कि आपने सोचा कि भाई चोरी करना है, अब आपको मौका नहीं मिला, आपने सोचा एक काम करते हैं छिपा देते हैं, कहीं दोबारा आएंगे उठा ले जाएंगे, तो हटाना कहेंगे। तो इस प्रकार से चोरी के अनुक्रम में ही हटाना चाहिए आपको उसको, तब वो चोरी की विषय वस्तु बनेगा। तीसरा कहता है कोई व्यक्ति किसी चीज को हटाना कार्य करता है, यह कहा जाता है जब उस बाधा को हटाता है जो उस चीज को हटाने से रोके हुए है, या जब वह चीज को किसी दूसरे चीज से पृथक करता है जब तक वह वास्तव में उसे हटाता है। तो हटाने की दूसरी परिभाषा, ये दूसरी ये स्पष्टीकरण किया है
कि मान लीजिए कोई बाधा, मतलब कोई चीज रोके हैं, मान लो एक संदूक में हमने अपना कुछ भी कीमती सामान रखा है, तो आप जैसे ही वो संदूक भी हटाओगे तो भी चोरी माना जाएगा, या संदूक का ताला भी तोड़ोगे तो चोरी माना जाएगा। ठीक है, मतलब कोई भी चीज अगर हम सुरक्षित रखने के लिए कोई भी चीज में बंद कर रखा है, दीवार खड़ी कर रखी है, तिजोरी में रखी है, संदूक में रखी है, और आप उसको हटाते हो, उसको हटाओगे तभी तो चोरी करोगे, ताला तोड़ते हो तो भी वो चोरी की विषय वस्तु माना जाएगा कि आपने चोरी की, तो भी मतलब माना जाएगा कि संपत्ति आपने हटाई। ठीक है, इसमें एक उदाहरण भी आता है, एक चोर जाता है, वो संदूक उठा लाता है, बाद में संदूक खोल के देखता है उसमें कुछ नहीं मिलता, तो चोरी का प्रयत्न बन जाए, कुछ नहीं मिला तो चोरी का प्रयत्न हो गया, लेकिन हटाया था उसने चोरी करने, तो वो चोर हटाना हुआ ना, तो चोरी का प्रयत्न हुआ। स्पष्टीकरण 4 कहता है, वह व्यक्ति जो किसी साधन द्वारा किसी जीव जंतु का हटाना कार्य करता है, उस जीव जंतु का हटाता है, यह कहा जाता है, और यह कहा जाता है कि वह ऐसी हर एक चीज को हटाता है जो इस प्रकार उत्पन्न की गई है, परिणाम स्वरूप वह जीव जंतु द्वारा हटाई गई। क्या मतलब कह रहा है, जीव जंतु की बात कहां से आ गई? पहले तो आप ये मान के चलें कि एक दो चीजें मान के चलें, इसमें दो चीजें हैं। पहला तो ये कि जो जीव जंतु होता है, हम जानते हैं कि जीव जंतु प्रॉपर्टी माने जाते हैं। अब आपको किसी का डॉगी चोरी करना है, कुत्ता चोरी करना है, आपने कुछ नहीं किया, बिस्कुट डालना शुरू किया, वो आपके पीछे चल गया, तो क्या हुआ, तो भी चोरी हो गई, अगर आपने उस जीव जंतु को हटाया। एक तो ये उदाहरण हो गया कि आपको किसी का कुत्ता अच्छा लगा, आपने बोले बहुत अच्छा है, इसको चोरी करना है, बिस्किट का पैकेट ले गए, एक एक करके डाला, वो आपके पीछे चलना शुरू हो गया, तो क्या हुआ, चोरी। क्योंकि जीवों की क्या होती है, चोरी होती है, जीव चल संपत्ति होती है, चोरी होती है उनकी। अब ये तो एक उदाहरण हो गया कुत्ते को कोई जीव जंतु को ही चुराने का। अब मान लीजिए पुराने जमाने में होता था, या मान लीजिए पहले होता था ना कि अब आजकल तो गाड़ियां चलने लगी, पहले बैलगाड़ी चलती थी, बग्गी चलती थी, घोड़ा गाड़ी चलती थी, हाथी वगैरह ये चलते थे, तो लोग इन्हीं पे सामान ले जाते थे। अब मान लीजिए कोई बैलगाड़ी है, उसमें कोई व्यक्ति अपना सामान ले जा रहा है, अब वो बेचारे ने क्या किया, वो बेचारे ने अपने बैलगाड़ी यहाँ लगा दी। अब बैलगाड़ी वाले जानते ही हैं, आप लोगों ने देखा होगा तो, कि भाई बैल थक जाते हैं तो उनको थोड़ा रेस्ट भी देते हैं। अब बेचारे ने रेस्ट दिया, और वो तो उसने थोड़ा, चलो थोड़ा फ्रेश फ्रेश हुए हैं, बैल वहीं छोड़े उसने अपने, और वो थोड़ा फ्रेश होने गया। दूसरा व्यक्ति आया, उसने बैलों को, हालांकि उसको बैल नहीं चुराने, उसकी जो बैलगाड़ी में जो संपत्ति है वो चुरानी, उसने बैलों को चारा दिखाया, बैल चल दिए, हालांकि उसने क्या किया, केवल दिखाया। तो इस प्रकार से भी चोरी की जा सकती है। ठीक है, जैसे जीव जंतु आपकी तरफ चलना प्रारंभ कर दे, यानी वो हटाया है, तो वो भी क्या है, वो भी चोरी है। ठीक है, अगला कहता है स्पष्टीकरण लास्ट, परिभाषा में वर्णित सम्मति अभिव्यक्त या विवक्षित हो सकती है, और वह या तो कब्जा रखने वाले व्यक्ति द्वारा, या किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा जो उस प्रयोजन के लिए अभिव्यक्त या विवक्षित प्राधिकार रखता है, दी जा सकती। अब ये सहमति की बात कह रहा है कि सहमति जो है दो प्रकार की हो सकती है, अभिव्यक्त और विवक्षित। अभिव्यक्त हो सकती है और विवक्षित हो सकती है। अब अभिव्यक्त और विवक्षित का मतलब ये होता है, अभिव्यक्त तो स्पष्ट है, हमने आपसे कह दी भैया ले जाओ, ये अभिव्यक्त हो गई। विवक्षित होती है हमारे संबंधों के द्वारा, कि भाई हम दोनों दोस्त हैं, और हमें पता है कि हमारे दोस्त की सहमति, हालांकि वो उसने कहा नहीं है, लेकिन हमारे व्यवहार ऐसे हैं कि हम एक दूसरे की चीजें उठा लाते हैं, वो हमारी उठा लाता है, हम उसकी उठा लाते हैं, तो ये क्या हो गया, ये विवक्षित। मतलब ये व्यवहार के द्वारा जो हम मान के चलते हैं कि उसकी हमारी सहमति है, वो विवक्षित होती है, जो स्पष्ट नहीं होती, तो वो विवक्षित जी व्यवहार पर निर्भर करता है। और ये अभिव्यक्त होता है बिल्कुल मुंह से बोलकर, लिखकर, जो भी है उससे आपने दी हुई ये अभिव्यक्त होती है ना, स्पष्ट रूप से कहा है आपने कि भैया ले जाओ या नहीं ले जाओ, तो वो अभिव्यक्त है। विवक्षित है आपके व्यवहार पर डिपेंड करता है, आप दोनों का व्यवहार ऐसा है कि एक दूसरे की चीजें शेयर करते हो, ले जाते हो उठा के बगैर पूछे, तो ये सहमति हो गई विवक्षित। तो सहमति दो प्रकार की हो सकती है, अभिव्यक्त भी हो सकती है, विवक्षित। सहमति वो व्यक्ति खुद भी दे सकता है जिसकी जो है संपत्ति है, जिसके कब्जे में संपत्ति है, या उसके द्वारा कोई प्राधिकृत व्यक्ति भी हो सकता है जिसको उसने प्राधिकृत कर रखा हो उस संपत्ति के बारे में सहमति देने के लिए, तो उस व्यक्ति के द्वारा भी दी जा सकती है। तो सहमति कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की, अभिव्यक्त और विवक्त। ये हमेशा हर जगह चलता है ये वाला नियम, सहमति दो ही प्रकार की होती है। ठीक है, अभिव्यक्त भी होती है और विवक्षित भी होती है। ठीक है, तो 378 में जो है संपत्ति की क्या है, चोरी के बारे में पता है। 378 में संपत्ति कैसी होनी चाहिए, जंगम होनी चाहिए, किसी अन्य व्यक्ति के कब्जे में होनी चाहिए,
उसकी सहमति यानी कब्जाधारी की सहमति के बगैर हटाई जानी चाहिए, बेईमानी पूर्ण आशय होना चाहिए और संपत्ति का कब्जे से हटाना चाहिए। तो कुल मिला के 5 प्रकार के जो है इसके विषय वस्तु जो है दे रखे हैं। अब इसमें जो है उदाहरण दे रखे हैं, देखिए 1-2 उदाहरण देखें। कहता है या की सम्मति के बिना या के कब्जे में से एक वृक्ष बेईमानी से का लेने के आशय से या की भूमि पर लगे हुए उस वृक्ष को काट डालता है। यहाँ जो ही का ने इस प्रकार लेने के लिए उस वृक्ष को पृथक किया, उसने चोरी की। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट उदाहरण है, आपका आता है। अभी अपन ने पढ़ा था कि भाई चल संपत्ति होना चाहिए। वो कह रहा है कि आपके खेत में कब्जे में कोई वृक्ष खड़ा है और हमने दूसरे जिस व्यक्ति के कब्जे में वो वृक्ष है उसकी सहमति के बिना उस वृक्ष को क्या कर लिया, काट लिया। तो ये क्या किया हमने, चोरी की। क्योंकि उसकी सहमति नहीं है, बेईमानी पूर्ण आशय है। सारे फैक्ट होना जरूरी है। बेईमानी पूर्ण आशय है, उसके कब्जे उसकी सहमति के बिना हटाया है। और जैसे ही हमने वृक्ष को काटा वो क्या हो गया, वो चोरी की विषय वस्तु बन गया। तो इस प्रकार हमने क्या किया, इस प्रकार हमने चोरी की। और ये वृक्ष वाला उदाहरण आपका कई बार आता है, ठीक है, याद रखना। अब देखिए जो कुत्ते का आ गया, का अपनी जेब में कुत्तों के लिए ललचाने वाली वस्तु रखता है और इस प्रकार या के कुत्ते को अपने पीछे चलने के लिए उत्प्रेरित करता है। यहाँ का आशय या की सम्मति के बिना या के कब्जे में से उस कुत्ते को बेईमानी से ले जाना हो तो ज्यों ही का ने कुत्ते ने पीछे चलना प्रारंभ किया, का ने चोरी की। ये कुत्तों की चोरी की उदाहरण है कि कुत्तों को ललचाने वाली चीज जेब में रखे थे और जिसका कुत्ता है उसकी सहमति के बिना, है ना, जिसके कब्जे में था, उसकी सहमति के बिना बेईमानी पूर्ण आशय रखते हुए हमने क्या किया, और वो भी जो भी ललचाने वाली चीज है, बिस्किट वगैरह जो भी हमने डाले और वो कुत्ता हमारे पीछे चलना प्रारंभ कर देता है। तो इस प्रकार हमने क्या किया, चोरी किया। ठीक है। अब ये तीसरा उदाहरण जी पेटी का आ गया, जो मूल्यवान पेटी जो अपन कह रहे थे कि बैलों पे ले जा रहा था कोई व्यक्ति, वही है। एक व्यक्ति मूल्यवान पेटी जो है बैलों पे ले जाता है, जैसे ही बैल आपकी तरफ हाँकना प्रारंभ कर देते हैं तो ये भी अपराध क्या है, चोरी है। ठीक है, ये तीनों उदाहरण इंपॉर्टेंट है। ठीक है। हाँ, ये अगला देखिए डी वाला, ये उदाहरण ध्यान से देखना। ठीक है, ये डी वाला उदाहरण ध्यान से रखना, ये भूल जाते लोग, इसको बिल्कुल ध्यान से रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये कह रहा है का जो या का सेवक है और जिसे या ने अपनी प्लेट देख रेख के लिए क्या की है, न्यस्त की है। ये शब्द आया है इसमें, न्यस्त की है। ठीक है, ये शब्द आता है तो लोग न्यास भंग लगा देते हैं, इसीलिए मैंने कहा इसको इंपॉर्टेंट लिख लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख लेना। ठीक है, और इसको बिल्कुल ढंग से पढ़ लेना। डी का जो या का सेवक है जिसे या ने अपनी प्लेट देख रेख के लिए न्यस्त कर दी है, या की सम्मति के बिना प्लेट को लेकर बेईमानी से भाग गया, का ने क्या किया, चोरी की। वो कह रहा बेईमानी से भाग गया, बेईमानी से भाग गया। तो ये कौन सा अपराध है, न्यास भंग की चोरी, चोरी है जी। उसने क्या किया, चोरी की। तो ये उदाहरण बिल्कुल याद करके रख लेना, ये चोरी है, न्यास भंग नहीं। कई लोग न्यस्त न्यस्त लिखा है तो न्यास भंग लगा देते इसमें। ये कह रहा है, देखिए अब इसमें चोरी क्यों बन रही है, इसमें चोरी इसीलिए बन रही है कि भाई संपत्ति न्यस्त कर रहे हैं, हमने आपको सौंपी, और नौकर और पत्नी के कब्जे की संपत्ति मानी जाती है कि मालिक के खुद के कब्जे में है। जानते हो ना, आपके नौकर के कब्जे में संपत्ति हो, उसकी पत्नी के कब्जे में संपत्ति हो, तो भी क्या मानी जाती है कि मालिक के ही कब्जे में है। ठीक है, मालिक के कब्जे में है। अब चोरी का फैक्ट क्या कहता है, एक मिनट, मालिक के कब्जे में संपत्ति, और चोरी का फैक्ट क्या कहता है कि भाई कब्जे से हटाना है। तो ये क्या कर रहा है भाई, ये कब्जे से हटा रहा है। अब हमने न्यस्त किया, यानी कि अभी भी हमारे कब्जे में, हम नौकर को भले ही दे रहे हैं लेकिन नौकर को दे रहे हैं, न्यस्त कर रहे हैं, तब भी वो हमारे ही कब्जे में है। अब इस चोर ने क्या किया, बेईमानी आ गई इसके मन में, यानी बेईमानी पूर्ण आशय चोरी के लिए जरूरी ना, बेईमानी पूर्ण आशय आ गया, और कब्जे से भी ये हमारे हटा रहा है, क्योंकि अभी उसके कब्जे में मतलब हमारे ही कब्जे में। ऐसा नहीं कि हमने सौंपी, वो हमारे ही कब्जा है, हमने उसको दी मतलब हमारा कब्जा है। ठीक है, तो हमने अपने कब्जे से अभी हटाई नहीं है उससे, हमने खुद कब्जा भी सौंपा भी नहीं। अगर उसको सौंपी रहे तो वो भी ये माना जाएगा कि हमारा ही कब्जा है, यानी अभी हमने कब्जे से हटाई नहीं है। ठीक है, और न्यस्त में क्या होता है, हम अपना कब्जा किसी दूसरे को दे देते हैं, हम अपना कब्जा किसी दूसरे को। आपराधिक न्यास भंग में क्या होता है, आपराधिक न्यास भंग में ये होता है कि हमारी संपत्ति हमने अपनी इच्छा से अपने कब्जे को दूसरे के कब्जे में सौंप दिया।
अब वो बेईमानी करता है वो बात अलग है, उसको अपन बाद में पढ़ेंगे। तो हम अपना कब्जा दूसरे को सौंपते हैं। अब यहाँ दूसरे को सौंपा इसीलिए नहीं माना जा रहा है क्योंकि हम नौकर को सौंप रहे हैं, उधर स्पष्ट लिखा है नौकर, नौकर को मतलब हमारे कब्जे में। अब नौकर ने क्या किया, हमारे कब्जे से उसको हटा दिया, बेईमानी पूर्ण आशय से लेके भाग गया, भाग गया मतलब हटाया, और बेईमानी पूर्ण आशय था तो क्या किया उसने, चोरी की। इसीलिए न्यास भंग का अपराध नहीं बन रहा, क्योंकि एक तो हमारे कब्जे में हमने नौकर को सौंपा तब भी वो हमारे कब्जे में ही मानी जाएगी, और हमारे कब्जे से वो नौकर क्या करता है, बेईमानी पूर्ण आशय से उस संपत्ति को हटाता है। हमारे कब्जे में से नौकर क्या कर रहा है, उस संपत्ति को बेईमानी पूर्ण आशय से हटा रहा है, इसीलिए चोरी बन रही है, न्यास भंग नहीं बन रहा है। हाँ, अगर नौकर की जगह अभी कोई और होता, ये यहाँ लिख देते कि एक व्यक्ति को हम अपनी प्लेट न्यस्त करते हैं और वो व्यक्ति लेकर भाग जाता, तो फिर न्यास भंग होता। तो इसलिए न्यास भंग होता कि हमने अपना कब्जा खुद सौंप रहे हैं, तो चोरी तो होता नहीं है ना। जब हम अपना कब्जा सौंप रहे हैं, बाद में वो अपनी संपत्ति लेके भाग जाए, कुछ कर जाए, तो न्यास भंग हो जाता। चूंकि नौकर को सौंप रहे हैं, और नौकर का कब्जा अपना कब्जा एक ही बात बराबर, मालिक का कब्जा और नौकर का कब्जा एक ही, पत्नी के कब्जे में हो चाहे नौकर के कब्जे में हो, ये माना जाएगा कि आपके ही कब्जे में। तो जब कोई व्यक्ति हमारे कब्जे में से कोई संपत्ति हटाएगा, वो भी बेईमानी पूर्ण आशय रखती हुई संपत्ति चल होगी, हमारी अनुमति के बगैर लेके भाग जाएगा, तो फिर वो चोरी ही बनेगा। चोरी के सारे फैक्ट आ रहे हैं तो चोरी बनेगा। तो इस उदाहरण को विशेष ध्यान रखना है आपको, ठीक है। ये भी आता है, इसमें कई लोग न्यास भंग लगाते हैं, ठीक है, न्यास न्यस्त जरूर कर रहा है लेकिन नौकर को कर रहा है, इसलिए चोरी का अपराध बनेगा। अब अगला है न्यास भंग के उदाहरण, इसमें भी दे रखे हैं, देखिए। या यात्रा को जाते समय अपनी प्लेट लौट कर आने तक का को जो एक भंडागारिक है न्यस्त कर देता है, का उस प्लेट को एक सुनार के पास ले जाता है और वह प्लेट बेच देता है। यहाँ वह प्लेट या के कब्जे में नहीं थी, इसीलिए वह या के कब्जे में से नहीं ली जा सकती, और का ने चोरी नहीं की, चाहे वह आपराधिक न्यास भंग किया हो। ये उदाहरण न्यास भंग का आ गया कि हमने एक भंडागारिक मतलब जो चीजों को संभाल के रखता है, वेयर हाउस वगैरह होते हैं ना, कि भाई कई शहरों में चलते हैं कि भाई आप जा रहे हो अपनी सामान, अब हमने कहा घर में रखेंगे, कोई चोरी वोरी हो जाए, वेयर हाउस में जमा करा दिया। कई लोग ऐसे भी, ऐसा ऐसा नहीं कि केवल सामान, केवल अनाज का ही वेयर हाउस, कई लोग ऐसे भी वेयर हाउस बनाते हैं जिसमें वो लोगों के सामान वगैरह रख लेते हैं, है ना। तो भैया आप कब जा रहे हो, आपने रख दिया, हमने अपना सामान सौंप के चले गए उसके पास, और वो क्या चला, प्लेट, उसमें प्लेट का उदाहरण दे रखा है, हमने प्लेट सौंपी कि भैया महंगी प्लेट है, कभी आएंगे। अब उसमें लगा सुनार के पास क्या बेच दी, मतलब महंगी होगी, उसमें लगा होगा सोना बोना, लगे रहते हैं प्लेटों में। तो अब लगा है प्लेटों में, उसने जाके सुनार को बेच दी। तो चूंकि हमने खुद अपना कब्जा खो सौंपा था, है ना, इसीलिए वो कब्जे से तो उसने हटाई नहीं है, क्योंकि चोरी के लिए कब्जे से हटाना जरूरी है। तो इसीलिए हालांकि बेईमानी पूर्ण तो आशय न्यास भंग में भी होता है, अब बेईमानी पूर्ण आशय से हमने उस संपत्ति को बेच दिया, तो यहाँ चोरी का अपराध ना बन के क्या का बनेगा, न्यास भंग का बनेगा, क्योंकि यहाँ हमने कब्जे से नहीं हटाई, उसने कब्जा सौंपा था, बाद में कहते हैं, वो क्या कहते हैं, नियत खराब हो गई हमारी, भाई नियत खराब हो गई और हमने उसको बेच दिया। तो ये नियत खराब होने वाला अपराध है न्यास भंग, कि पहले तो बढ़िया अच्छे तरीके से रख लिया और बाद में नियत खराब हो गई, बोले बेच बाज दो, है ना। कब्जा खुद हमारे पास आया, न्यास भंग में यही होता है, कब्जा खुद आता है, और चोरी में कब्जा हम हटाते हैं, दोनों में अंतर ये। न्यास भंग में कब्जा खुद आ जाता है हमारे पास, और चोरी में हम कब्जे को हटा देते हैं। तो न्यास भंग के ही उदाहरण इसमें दे रखे हैं, कई चोरी में और न्यास में, क्योंकि लगभग एक से अपराध मिलते हैं, इसीलिए। ये चोरी का एक और उदाहरण है, जिस ग्रह पर या का अधिभोग है उसमें मेज पर एक अंगूठी मिल जाती है। अब ये कह रहा है कि आप किसी के घर में गए, ये उदाहरण इसको भी समझ लीजिए कि आप किसी के घर में गए, लोगों की आदत होती है ना, कई लोगों की चम्मच प्लेट चोरी करने की वही आदत है, वही वाला है। क्या कर रहा है ये कह रहा है कि आपको मेज पर रखी किसी की अंगूठी मिल गई और आपने उस अंगूठी को हटाया उसकी सहमति के बिना, कब्जे से, तो भी ये चोरी का अपराध, भले ही आप हटा के अपनी जेब में डाल लो, भले ही आप कहीं छुपा दोगे बाद में ले जाएंगे, तो भी चोरी का अपराध है। अब आप कहोगे भाई कब्जा कहाँ है, वो तो घर में, अरे यार घर हमारा है तो कब्जा तो हमारा हर चीज पे है ना। तो वही कह रहा है कि अगर हमारा घर है जिस पे हमारा कब्जा है, उसके अंदर जितनी भी चीजें हैं उस पे हमारा ही कब्जा माना जाएगा, ठीक। तो कोई व्यक्ति हमारी सहमति के बगैर, मान लो हमारा घर है, जिस चीजें सबके घरों में लगी रहती चीजें लगी हैं, हम बगैर उसकी अनुमति को उठाएं, तो इसका मतलब यही है कि हमने उसकी कब्जे से उस संपत्ति को हटाया। तो ये उदाहरण उसी का दे रखा है कि आपके घर में जो भी संपत्ति है उस पर आपका ही कब्जा माना जाएगा, और अगर कोई व्यक्ति आपकी अनुमति के बगैर उस कब्जे को हटाता है, उस चीज को हटाता है, तो वो चोरी का अपराध करता है, ठीक।
ये आपको याद रखना। एक मिनट। ठीक है, तो ये चोरी का अपराध जो है बन जाता है। एक उदाहरण ऐसे ही दे रखा है कि अगर वो तलाशी से बचने के लिए वो आदमी क्या करता है, छिपा देता है। इसमें काफी उदाहरण है, ये आपको पढ़ने हैं। ठीक है, ये मैंने जो आपको न्यासबंग वाला बताया है, यो और जो आपको डी वाला जो उदाहरण बताया है वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, काफी ढेर सारे इसमें उदाहरण है। ये पुस्तकालय वाला उदाहरण है, ये भी याद रखना कि भाई हमें लगता है कि दोस्त है हमारा, हम ले आ सकते हैं, हम ले आए, क्योंकि बेईमानी पूर्ण हासिल नहीं तो फिर चोरी नहीं। ठीक है, ये भी है। अब 379 में है चोरी के लिए दंड। ठीक है, चोरी के लिए जो है दंड देख रखा है 379 में। एक मिनट। हाँ, तो चोरी के लिए जो दंड है 379 में, सेक्शन 379, 379 में कितना दंड है? ये कहता है जो कोई चोरी करेगा वो दोनों में से किसी मादी कारावास है जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से या दोनों से दंडित करेगी। तो चोरी के लिए कितना दंड है? 3 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों। ये सजा है चोरी की, सिंपल चोरी की सजा है। साधारण जो चोरी है उसकी सजा है 3 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों से ऐसे व्यक्ति को जो है दंडित किया जाएगा। अब चोरी के प्रकार देखिए, 380 कहता है निवास गृह में चोरी। तो निवास गृह में अगर कोई व्यक्ति चोरी करता है तो 380 लगेगी। ठीक है, 380 क्या है? निवास गृह में चोरी, निवास गृह आदि में अगर कोई व्यक्ति चोरी करता है। दूसरा, तीनों लिख लेते हैं। 381 ये कह रहा है लिपिक या सेवक द्वारा चोरी, लिपिक या सेवक द्वारा चोरी। अभी जो अपन पढ़ा था ना चोरी लिपिक सेवक का, तो वो वैसे ही में लिपिक या सेवक द्वारा चोरी। और लास्ट है आपका है 382, ये आपका ये मृत्यु या उपहति या अवरोध कारित करने की तैयारी के साथ चोरी। तो सीधा लिख लेते हैं तैयारी के साथ चोरी, तैयारी के साथ चोरी। मतलब आप बिल्कुल सज धज के गए कि अगर विरोध करा तो हम ठिकाने लगा देंगे। मतलब तैयारी करके गए, हथियार ले गए तो फिर जी लग जाएगा। कोई लठ ले गए, हथियार ले गए, कुछ और लेके आते हैं ना अपने संग के, भाई कोई रोके तो हम करें, तो फिर 382 लग जाएगा। अब आप बंदूक लेके गए हो, आप पिस्तौल लेके गए हो, आप चाकू लेके गए हो, इसका मतलब ये है कि अगर कोई विरोध करेगा तो या तो आप उसको मार डालोगे, नहीं मार पाए तो कोई उपहति कारित कर दोगे। कब करोगे? जब सामने वाला आपको रोकता है, तो वो 382 में चला जाता है। ठीक है, तो ये जो दो प्रकार की चोरी है, एक तो आपकी निवास गृह में चोरी और दूसरा जो है लिपिक या सेवक की चोरी। इसमें जो दंड है वो है 7 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना। इसमें कितना है? 7 वर्ष तक का कारावास, 7 वर्ष तक का इसमें जो है कारावास है और जुर्माना। ठीक है, तो 7 वर्ष तक का कारावास, और चूंकि 7 वर्ष है तो और ही होगा, उसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। तो 7 वर्ष तक का कारावास और जुर्माने से ऐसे व्यक्ति को दंडित किया जाएगा। लेकिन अगर वही तैयारी आपकी, वही चोरी आपकी तैयारी के साथ है, या कह लीजिए हथियारों के साथ है, जिससे आपको पता है कि भाई मृत्यु भी कारित कर सकते हो, आप किसी व्यक्ति की उपहति या घोरपति जो भी है वो कारित कर सकते हो, तो जो सजा है 7 वर्ष से बढ़कर हो जाएगी 10 वर्ष तक के कठोर कारावास और जुर्माना। इसमें हो जाएगी 10 वर्ष, और वो भी कैसा? कठोर। ठीक है, 10 वर्ष तक का कठोर कारावास और जुर्माने से ऐसे व्यक्ति को दंडित किया जा सकता है 382 में। ठीक है, 380 देखिए मैं एक बार पढ़ देता हूं। जो कोई किसी निर्माण तंबू या जलयान में चोरी करेगा, जो निर्माण तंबू या जलयान मानव निवास के रूप में या संपत्ति की अभिरक्षा के लिए उपयोग में आता हो, वह दोनों में से किसी भांति कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा, और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। तो ये निवास का स्थान इन्हें बता दें कि निवास में क्या क्या आता है। दोनों तरीके की निवास आते हैं, जहां आप रहते हैं वो भी आता है और जहां संपत्ति रखते हैं वो भी आता है। निवास का मतलब है ऐसे स्थान से है जहां आप रहते हैं
या आप जहाँ रहते नहीं है लेकिन अपनी संपत्ति को सुरक्षित रखते हैं, वो स्थान भी आता है। तो निवास में दोनों स्थान आते हैं, जहाँ आप संपत्ति रखते हो और या आप जहाँ रहते हो। चाहे वो कोई भी चीज हो सकती है, चाहे आपका निर्माण हो सकता है, तंबू हो सकता है, जलियान हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। उससे मतलब नहीं है, वो तो उन्होंने लिखा है समझाने के लिए आपको। बस आपको याद रखना है कि निवास का मतलब ऐसा नहीं है कि घर है, हम यहाँ रह रहे हैं तभी निवास है। मान लो हमारा ये घर है और एक दूसरा घर है जिसमें हम केवल अपनी संपत्ति रखते हैं, मतलब अपना जो भी हमारे पास ज्यादा सामान है नहीं बन रहा, दूसरा घर है उसमें सामान ही सामान भर रखा है, तो वो भी निवास है। जहाँ हम संपत्ति रखते हैं वो भी निवास है। और इसका मतलब सीधा है ये, ऐसा कि इसलिए कर, मान लो आप दुकान चलाते हो, आप कोई शोरूम चलाते हो, आपका कोई बिजनेस है, एक घर होगा एक दुकान होगी, है ना। तो कोई व्यक्ति घर में चोरी करे या दुकान में चोरी करे, वो 380 लगेगी उस पर, निवास गृह में चोरी ही होगी वो, ठीक है। अब दुकान में है सामान रखा, भाई दुकान का सामान घर में थोड़ी ना रखोगे, तो वो भी निवास गृह में चोरी मानी जाएगी। कौन सी? 380। 381 कहती है भाई लिपिक या सेवक द्वारा। लिपिक सेवक का मतलब जो आपके नीचे काम करते हैं, जो कोई लिपिक होते हुए, सेवक होते हुए या सेवक की हैसियत में नियोजित होती है, अपने मालिक या नियोक्ता के कब्जे की किसी संपत्ति को चोरी करेगा, वह दोनों में से किसी भारी कारावास है जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडित होगा। तो ये कह रहा है कोई भी सेवक है आपके यहाँ जो काम करता है व्यक्ति, या जो नियोजित है, अगर ऐसा व्यक्ति जो है इस धारा के अधीन क्या करता है, चोरी करता है, तो वो भी सेम सजा है, 7 वर्ष तक की कारावास से जो है उस व्यक्ति को क्या किया जा सकता है, दंडित किया जा सकता है और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। अब आता है चोरी करने के लिए मृत्यु वगैरह। 382 ये थोड़ा गंभीर रूप है, सबसे गंभीर रूप है 382 चोरी का, सबसे गंभीर रूप है ये 382 तैयारी के साथ। ये कह रहा है कि जो कोई चोरी करने के लिए, चोरी करने के पश्चात, दोनों बातें कह रहा है, या तो चोरी करने के लिए आप हथियार ले गए आप, या आप चोरी करने के बाद, मतलब चोरी कर ली है, चोरी कर चुके, पूरा काम हो गया है, अब निकलना चाहते हैं, अब निकल रहे थे तभी कोई ने देख लिया, तो उसमें आप ऐसे जो है हथियार वगैरह जो भी ले गए थे आप, है तो चोरी करने के पश्चात निकल भागने के लिए, या चोरी द्वारा ले जाई गई संपत्ति को रखने के लिए, किसी व्यक्ति की मृत्यु या उसे उपत्ति या उसका अवरोध करने की, या मृत्यु की उपहति या अवरोध का भय कारित करने की तैयारी करके चोरी करेगा, वह कठिन कारावास है जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा, जुर्माने से भी दंडनीय होगा। एक दो उदाहरण है, उदाहरण देख लीजिए। ये कह रहा है या के कब्जे में की संपत्ति पर का चोरी करता है और वह चोरी करते समय अपने पास वस्त्रों के भीतर की भरी हुई पिस्तौल रखता है, जिसे उसने या द्वारा प्रतिरोध किए जाने की दशा में या को उपपत्ति कारित करने के लिए अपने पास रखा था, कानून धारा में परिभाषित अपराध किया। मतलब ये स्पष्ट करता है ये उदाहरण कि ये धारा कब लगेगी। आप कहोगे भाई ऐसे कैसे पता पड़ेगा कि वो गृहपति कारित करना चाहता था, मृत्यु कारित करना चाहता था, वो तो उसके उसकी तैयारी से पता पड़ेगा ना। अब वो हथियार रख के ले गया है, इसका मतलब ये है कि वो इसीलिए रख, अब हथियार रख के चोर इसीलिए तो रख के ले नहीं जाएगा कि भैया उसको वैसे ही ले आएगा। इसका मतलब यही है कि वो चोरी करने के लिए रख के ले गया था, और वो उसको इसलिए रख के ले गया था कि अगर कोई ने हमें रोका, चाहे चोरी करते समय या चोरी करने के बाद, कोई ने अगर हमें रोका तो हम क्या करेंगे, स्वाभाविक सी बात है उसको मारेंगे। मारेंगे तो हो सकता है मृत्यु भी हो जाए, हो सकता है उपहति हो, जैसी भी स्थिति हो वो अलग बात है। तो हम जो हथियार रख के गए और हथियारों सहित हम पकड़ जाते हैं तो फिर धारा 382 लग जाएगी, इसको तैयारी के साथ कहते हैं ना। अगला उदाहरण है काया की जेब काटता है और ऐसा करने के लिए अपने कई साथियों को अपने पास इसलिए नियुक्त करता है कि यदि या यह समझ जाए कि क्या हो रहा है, प्रतिरोध करे, का को पकड़ने का प्रयत्न करे, तो वो या का अवरोध करे, कान इस धारा में परिभाषित अपराध के। ये कई लोगों के साथ है। ये कह रहा है कि आप चोरी करने गए और आपने अपने क्या बैठा दिए, गार्ड बैठा दिए कि भैया जी अगर हमें रोकेगा करेगा, या हमको पकड़ लिया इसने देख लिया तो ये विरोध करेगा, और ये विरोध करेगा तो भैया हो सकता है हम पकड़ जाए, इसलिए 4-5 लोग हमारे इकट्ठे बैठे आसपास कि तुम आ जाना और इसको पीट लेना, फिर अपन निकल जाएंगे। तो अगर इस प्रकार का अपराध करता है तो भी धारा 382 के तहत वो दोषी होगा। कहने का मतलब ये है कि एक तो हथियार लेके जाता तो भी है, दूसरा आपने फील्डिंग लगा के चोरी की है, कहते हैं ना फील्डिंग लगा के लोग चोरी करते हैं, 4-5 दो बाहर बैठे हैं, दो अंदर बैठे हैं, इस तरीके से कर रहे हैं। तो इस तरीके से अगर आप कर रहे हो
तो भी जो है आप जो है मतलब तैयारी के साथ आप करते हो कि भैया वो चोरी नहीं कर रहे, वो केवल फील्डिंग लगाए, वो लोग चोरी नहीं कर, चोरी आप ही कर रहे हो, लेकिन आपने फील्डिंग लगा दी है कि हमें रोकें प्रतिरोध करें तो भैया तुम बचाना, आ जाना। तो ऐसी चोरी भी जो है 382 में जाएगी। ठीक, ये हो गया आपका चोरी का। इसके बाद आता है उद्दापन। देखिए पूरे अपराध एक से मिले जुले रहते हैं। अब भाई चोरी करोगे तो उद्दापन करोगे, धमकी दोगे किसी को, धमकी के बगैर कैसे काम चलेगा, तो भाई आगे का अपराध धमकी है, उद्दापन है। अब देखिए उद्दापन। उद्दापन जो है आपका 383 से 389 तक जाता है। सेक्शन जो है 383 से 389, ठीक है, 389 तक जाता है। ठीक है, उसके बाद लूट आ जाती, फिर डकैती आ जाती। ठीक, तो 383 से 389 तक जो है आपका उद्दापन जाता है। देखिए उद्दापन क्या कह रहा है, 383 में जो है उद्दापन को बताया गया है, परिभाषित किया गया है। सेक्शन आपका 383 क्या बताया गया, उद्दापन के बारे में बताया गया है। क्या कहती परिभाषा, ये कह रहा है जो कोई किसी व्यक्ति को स्वयं उस व्यक्ति को या किसी अन्य व्यक्ति को कोई क्षति भय या क्षति करने के भय में साहस डालता है और तद्वारा इस प्रकार भय में डाले गए व्यक्ति को कोई संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति या हस्ताक्षरित या मुद्रांकित कोई चीज जिसे मूल्यवान प्रतिभूति में परिवर्तित किया जा सके किसी व्यक्ति को प्रदान करने के लिए बेईमानी से उत्प्रेरित करता, उद्दापन कहलाता है। उद्दापन एक तरीके से धमकी है। ठीक है, तो एक तरीके से उद्दापन क्या है, धमकी है। ठीक है, जो आप क्या करते हो ऐसे ऐसे व्यक्ति को जिसमें किसी व्यक्ति को शासक क्षति, इसमें आप क्या करते हो किसी व्यक्ति को जानबूझकर क्षति पहुंचाना। देखिए दो चीजें हैं, या तो उसी व्यक्ति को क्षति पहुंचाने की बात कर रहे हो आप, या उससे कोई हितबद्ध व्यक्ति हो सकता है उसको क्षति पहुंचाने की बात करते हो आप कि भैया अपनी संपत्ति दे दो नहीं तो हम तुम्हें मारेंगे। तो क्षति पहुंचाने की इसमें कुल मिला के जरूरी है, कोई व्यक्ति की जो है क्षति पहुंचाने की आशय से। ठीक है, क्षति के आशय से क्या दिखाते हो, उसे क्षति करने के आशय से उसे भय दिखाते हो, डर बनाते हो, उसके मन में डर बनाओगे तभी तो वो संपत्ति देगा। और ये सब क्यों करते हो, बेईमानी से उसको बेईमानी बेईमानी करने के आशय से करते हो, और बेईमानी आशय करने के आशय से क्या करते हो, उसको उत्प्रेरित करते हो अपनी संपत्ति को देने के लिए बात करते हो, देने के लिए। अब संपत्ति हो सकती है, मूल्यवान प्रतिभूति हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, संपत्ति भी हो सकती है, मूल्यवान प्रतिभूति भी हो सकती है, उसको देने के लिए क्या करते हो आप, उत्प्रेरित करते हो। क्या उत्प्रेरित करते हो, भय के अधीन उत्प्रेरित करते हो। एक मिनट, भय के अधीन क्या करते हो, उत्प्रेरित करते हो कि वो अपनी संपत्ति जो भी है आपको देते। या तो आप उसको धमकी देते हो या किसी अन्य व्यक्ति को जो उससे रिलेटेड है उसको धमकी देते हो। और वो इसमें देखिए चोरी और इसमें अंतर क्या होता है, चोरी में आप हटाते हो और इसमें आप डर से वो खुद ही सौंप देता है आपको, ये अंतर होता है इसमें और चोरी में, यही अंतर होता है कि चोरी में तो आप हटाते हो और इसमें क्या कर रहे हो आप, इसमें आप उसको धमकी देके वो खुद दे देता है आपको। और क्यों दे रहा है, क्योंकि आपने उसे भय दिखाया। भय दिखाया, भय किस चीज का दिखाया, क्षति का भय दिखाया। क्षति करके आपने उसको भयभीत किया और बेईमानी से वो संपत्ति आपने उसकी ले ली, मतलब उसने दे दी आपको, सौंप दी कि भैया ले लो, है ना। तो ये क्या कह रहा है, उद्दापन बन जाता है। एक मिनट, तो उद्दापन के लिए क्षति का भय बहुत ही जरूरी है। उद्दापन का जो अपराध होता है उसमें क्षति का भय होना जरूरी है, तभी उद्दापन बनेगा। इसका मतलब यही है कि उद्दापन में एक तरीके से आपराधिक अभित्रास पड़ा हुआ आपने, तो आपराधिक अभित्रास शामिल होता है इसमें। आपराधिक अभित्रास वो भी धमकी है, तो आपराधिक अभित्रास क्या है इसमें शामिल है। ठीक है, ये कह सकते हो कि आपराधिक अभित्रास हो जाता है, किसी व्यक्ति को जो है भयभीत करते हो। तो इसमें जो है पीड़ित को या तो उसको खुद को क्षति करने की धमकी देते हो आप, या इस किसी अन्य व्यक्ति को जो है क्षति करने की आप इसमें धमकी दे सकते हो।
अब देखिए इसमें एक उदाहरण दे रखा है, का या को घोरपति करने के भय में डालकर बेईमानी से या को उत्प्रेरित करता है कि वह एक कोरे कागज पर हस्ताक्षर करते या अपनी मुद्रा लगा दे और उसे का को प्रदान कर दे, या उस कागज पर हस्ताक्षर करके उसे का को प्रदान कर देता है। यहाँ इस प्रकार हस्ताक्षरित कागज मूल्यवान प्रतिभूति में परिवर्तित किया जा सकता है, इसलिए का ने उद्यापन किया। ये कागज का उदाहरण कह रहा है कि आपने किसी को डराया, धमकाया और उससे कहा कि भाई ये कोरा कागज है, इस पे हस्ताक्षर करके हमें दे दो। अब आप जानते हो कि कोरे कागज को तो मूल्यवान प्रतिभूति में बदला जा सकता है, कुछ भी लिख लो आप अपनी मर्जी से, उसके साइन कराए हैं, कुछ भी टाइप करा लो, उस पर कुछ भी लिख लो, है ना। तो इसीलिए कह रहा है कि उसने कौन सा अपराध किया, उसने उद्यापन का अपराध किया। आपने किसी व्यक्ति को धमकी दी और उसने धमकी के एवज में क्या करा, कागज पे साइन कर दिए। अब कोरे कागज पे साइन कर दिए, अब चूंकि आप जानते हो कि कोरे कागज को मूल्यवान प्रतिभूति में बदला जा सकता है, आप कुछ भी लिखा लो, इसकी गाड़ी, इसका बंगला, जो भी है, तो ये कौन सा अपराध हो जाएगा, उद्यापन का अपराध हो जाएगा। एक केस है इसमें, आर एस नायक बनाम ए आर अंतुले। आर एस नायक वर्सेस ए आर अंतुले, ठीक है, ये आपको याद होगा, ए आर अंतुले। ठीक है, ये ए आर अंतुले है, ये है आपका 1986 का, ठीक है, 1986 का जो है बाद है। इस बाद में क्या कहा गया, ये धमकी के बारे में ही कहा गया। इसमें कहा गया कि अभियुक्त द्वारा दी गई धमकी इतनी गंभीर होना चाहिए कि वह अभियुक्त द्वारा मांगी गई संपत्ति के प्रदान हेतु उद्यापित करने को एक मामूली प्रज्ञावान व्यक्ति के दृष्टिकोण से भयभीत करने के लिए पर्याप्त हो। तो ये क्या धमकी की प्रबलता की बात कही गई। इसमें ये कहा गया कि धमकी जो देता है सामने वाला व्यक्ति, वो इतनी गंभीर होना चाहिए कि एक सामान्य समझ का व्यक्ति जो है उस धमकी के डर से उस संपत्ति को सामने वाले व्यक्ति को क्या कर दे, परिधान कर दे। ठीक है, उस संपत्ति को क्या करे, परिधान कर दे। तो इससे क्या कहते हैं, तब जो वो धमकी है, तब वो जो है अपराध क्या बनेगा, उद्यापन बनेगा। अब ये ए आर अंतुले कौन थे, ए आर अंतुले थे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री। ठीक है, महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री थे ए आर अंतुले ने सक्कर के उन सरकारी संस्थानों से जिसके मामले में सरकार के समक्ष विचाराधीन थे, कहा कि यदि वे दान राजनीतिक दान दें तो उनके मामले में सहानुभूति पूर्वक विचार किया जाएगा, इसे उद्यापन नहीं माना गया। तो उन्होंने जो भी दान वगैरह की बात कही थी तो उसे उद्यापन नहीं माना गया। उधर शक्कर मिल का कोई मामला था, राजनीतिक कोई मामला था, तो इनने कोई बयानबाजी कर दी होगी अपनी तरफ से मुख्यमंत्री ने, तो उसके जो बयान था मुख्यमंत्री का, उसको जो है न्यायालय ने उद्यापन की श्रेणी में नहीं माना, क्योंकि उन्होंने ये माना, इसके लिए उन्होंने यही तर्क दिया कि भाई उद्यापन इतना भयभीत होना चाहिए कि सामने वाला जो है अपनी संपत्ति देने के लिए मजबूर हो जाए, मतलब इतना भय होना चाहिए उसमें। ठीक है, इतना भय जरूरी है, तो उद्यापन के लिए भय बहुत जरूरी है। एक केस हो रहा है चंद्रकला बनाम रामकिशन। चंद्रकला वर्सेस राम किशन, ये जो है टीचरों का मामला है। ये 1985 का, सॉरी 1900 है, 1800, 1985 का, 1985 का मामला है। इसमें क्या था, इसमें हेडमास्टर साहब थे, स्कूल के एक हेडमास्टर साहब थे, उसने जो उनकी स्कूल की एक अध्यापिका थी उनको अपने घर में बुलाया, उनको घर में बुलाया, वो काम के लिए कोई भी ऑफिस के काम से बुलाया, घर पे बुला लिया, लेकिन ऑफिस में ना बुला के घर पे बुलाया, घर पे बुलाया और इनसे कहा कि कोरे कागज पे साइन करो, और अगर तुमने कोरे कागज पे साइन नहीं किए तो तुम्हारा रेप कर लिया जाएगा। ठीक है, तो इनको उद्यापन का दोषी माना गया। ठीक, ये याद रखेंगे, इस केस में था रेप करने की धमकी दी कुल मिला के उसको। ठीक है, तो उनको काय का दोषी माना गया, उद्यापन का दोषी माना गया।
तो उद्दापन का अपराध एक ऐसा अपराध है जिसमें संपत्ति जो है स्वयं जो पीड़ित है या जिसको उद्दापन दिया गया या उद्दापित व्यक्ति है उसी के द्वारा जो है अपराधी कह लीजिए उसको सौंप दी जाती है। अब बात आती है कि संपत्ति उसी व्यक्ति को दी जाना जरूरी है जिसने उद्दापन किया, नहीं, किसी और को भी दी जा सकती है। हमने उद्दापन किया और हमने कहा ये संपत्ति एक काम करो उसको दे दो, एक का नाम का व्यक्ति उसको दे दो, तो भी उद्दापन है। हमारे कहने पे ही तो दे रहा है, हमने उद्दापन दिया, धमकी दिया और कहा कि फलाने व्यक्ति को दे दो, तो भी उद्दापन है। हमारे कहने पर अगर किसी अन्य व्यक्ति को दिवाई जाती है तो भी उद्दापन, ठीक है। तो उद्दापन की बात आती है। अब संपत्ति की बात आ गई। अभी अपन ने चोरी में तो पढ़ा था, कभी चल संपत्ति की बात आ गई। अब यहाँ पढ़ते हैं कि उद्दापन की जो संपत्ति है वो कैसी हो सकती है, चल होगी, अचल होगी, कैसी होगी, कि चली होगी, कि दोनों हो सकती हैं, है ना। उद्दापन की जो विषय वस्तु है वो कैसी संपत्ति होगी, चल संपत्ति होगी कि अचल संपत्ति होगी, क्योंकि ऐसा तो अभी कुछ लिखा नहीं, बताया भी नहीं इसमें कि चल ही हो सकता है कि अचल हो सकता है। देखिए केवल चल होता ना तो स्पेशल लिखते कि चल, क्योंकि लिखा नहीं है तो दोनों संपत्ति होती इसमें, चल और अचल दोनों संपत्ति इसका विषय वस्तु हो सकती, चल और अचल। लिखा नहीं है इसका मतलब दोनों। चोरी में स्पेशल लिख दिया उनने, इसका मतलब चल थी, क्योंकि लिख दिया था कि चल, जहां लिखा नहीं मतलब दोनों है, चल भी हो सकती है और अचल भी हो सकती है। उद्दापन की जो संपत्ति की विषय वस्तु है वो चल भी हो सकती है और अचल भी हो सकती है, ठीक है, दोनों प्रकार की हो सकती है, ठीक। तो चल और अचल दे याद रखना है, चल और अचल। अब लिखा नहीं है तो समझ जाओ दोनों ही है। और जैसे चोरी में अगर अगर उनको चल नहीं रखना होता तो लिखते ही नहीं, तो सीधा लिख देते कोई भी संपत्ति की चोरी करता है, लेकिन उन्होंने लिखा कोई भी चल संपत्ति की बेईमानी को, इसीलिए इस जब लिखा नहीं तो इसका मतलब है दोनों है, चल और अचल दोनों प्रकार की संपत्ति इनकी विषय वस्तु होती है जंगम में, ये क्या कहते हैं आपके उद्दापन के मामले में। या फिर कोई मूल्यवान प्रतिभूति हो सकती है, जानते हो मूल्यवान प्रतिभूति, हस्ताक्षरित या मुद्रांकित कोई भी वो जो है दस्तावेज हो सकती है, या ऐसी कोई वस्तु हो सकती है जिसको जो है मूल्यवान प्रतिभूति में बदला जा सके, ठीक है। अब 384 में जो इसका दंड दिया गया है 384 में, सेक्शन 384 में जो है इसका दंड दे रखा है, उद्दापन के लिए जो है दंड दे रखा है। दंड वही है जैसा चोरी में है, जो कोई उद्दापन करने के लिए किसी व्यक्ति को किसी क्षति के भय में डालेगा या भय में डालने का प्रयत्न करेगा, वह दोनों में से किसी भांति कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, दोनों से दंडित होगा। इसमें 2 वर्ष हो गया। तो जो कोई चोरी करेगा, सॉरी उद्दापन करे, 1 मिनट, उद्दापन उल्टा हो गया थोड़ा, 85 पढ़ लिया मैंने, 384 पढ़ना है। जो कोई उद्दापन करेगा वह दोनों में से किसी भांति कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित करेगा। तो चोरी में होता वही है, 3 वर्ष तक का कारावास से या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो इसमें 3 वर्ष तक की चोरी में जो सजा होती है वही इसमें है, उद्दापन में और चोरी में सेम सजा है, 3 वर्ष तक का कारावास या जुर्माने या दोनों से जो है दंडित किया जाएगा। अब फिर जो इसके प्रकार बता दिए हमें, चोरी के भय में डालना, कि इसके उद्दापन के भय में डालना, उद्दापन करने के लिए किसी व्यक्ति को क्षति के भय में डालना, ये इसके एक तरीके से प्रकार सेक्शन 300। ये कह रहा उद्दापन करने के लिए भय में डालना, जो उद्दापन कराने, उद्दापन करने के लिए भय में डालना, उद्दापन, 1 मिनट, याद रखिए, उद्दापन के लिए भय, किसी व्यक्ति को उद्दापन के लिए भय में डालना, मतलब आप उद्दापन करना चाहते हैं इसीलिए आप उसको भय में डालते पहले से। तो केवल भय में डालने के लिए बात कह रहा है कि जो कोई उद्दापन करने के लिए किसी व्यक्ति को किसी क्षति के पहुंचाने के भय में डालेगा या भय में डालने का प्रयत्न करेगा, वह दोनों में से किसी भांति कारावास है जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, दोनों से दंडित किया। आप कहोगे यहाँ कम क्यों हो रही, क्योंकि यहाँ भय में डाला भी उद्दापन पूरा हुआ नहीं, केवल भय में डाला, भी भय बनाया है, उसने नहीं दिया, आपने भय बना के रह गए, भय बनाया तो 2 वर्ष तक का कारावास है, इसमें 2 वर्ष तक का कारावास है या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। इसके प्रयत्न में, ये आपको पहले अधूरा अपराध है, आप केवल भय बना पाए, उसने नहीं दिया आपको, अभी उद्दापन हो नहीं पाया, वो दे देता, सौंप देता, उद्दापन पूरा हो जाता, नहीं हो पाया, तो केवल भय बनाया आपने, इसलिए आपको 2 वर्ष तक का कारावास है इसमें,
या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। 386 कहता है किसी व्यक्ति की मृत्यु या गुरुपति के भय में उद्यापन। ये प्रकार आ रहे हैं उसके सबके। ये कह रहा है मृत्यु या जो है घोरोपति के भय में डालकर, घोरोपति गंभीर रूप है थोड़ा, घोरोपति आपने धमकी दी कि भाई कर दो नहीं मार डालेंगे तुम्हें, तुम्हारे हाथ पे तोड़ देंगे, मतलब घोरोपति की उपति, तो इस प्रकार की दी जाती है, तो इसमें थोड़ी सजा जो है बढ़ जाएगी। अगर कोई व्यक्ति मृत्यु या घोरोपति के भय में डालकर अगर उद्यापन करता है तो इसमें जो है 10 वर्ष तक का कारावास और जुर्माने से जो है दंडित किया जाएगा। इसमें देखिए दो प्रकार की सजाएं, शायद 300 कौन सा है 86। ये कह रहा है जो कोई किसी व्यक्ति को स्वयं उसकी या किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु या घोरोपति के भय में डालकर उद्यापन करेगा, वह दोनों में से किसी भांति कारावास है जिसकी अवधि 10 वर्ष तक ही हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडित। 10 वर्ष है इसमें। इसमें सजा कितनी है 10 वर्ष, किसी भी भांति का हो सकता है। केवल सिंपल लिखा है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, केवल सेक्शन लिख के रखते हैं यार। ठीक है, तो या तो उसकी मृत्यु या किसी अन्य की मृत्यु या घोरोपति करने की धमकी देता। 386। 387 कहता है उद्यापन करने के लिए किसी व्यक्ति को मृत्यु या घोरोपति के भय में डालना। ये भय में डाल रहा है, ये भय में डाल रहा है। यहाँ करिया है अपराध और यहाँ उसको भय में डाला है अभी कि भी मृत्यु करेंगे, तो वो भय बनाने की, ये थोड़े पहले की स्टेज है भय बनाने में। जैसे यहाँ था ना भय बनाने की स्टेज, ऐसे ही ये वाली स्टेज है कि आपने भय बनाया अभी। ठीक है ना, केवल भय बना पाए यहाँ पे भी। 387 में आपने क्या मृत्यु घोरोपति के भय में डाला, तो इधर स्वाभाविक सी बात है कि अभी प्राइमरी स्टेज है, पहले भय बनाओगे फिर उद्यापन करोगे। तो आपने भय बनाया तो सजा कितनी होगी, यहाँ तो ऊपर 10 थी तो क्या यहाँ 10 होगी, 10 नहीं होगी, स्वाभाविक सी बात है कम होगी 10 से। कितनी होगी 7 वर्ष तक की, जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सके दंडित किया जाए। तो यहाँ अवधि कितनी होगी 7 वर्ष। आप कहोगे कम क्यों हो रही, कम क्योंकि केवल अभी भय, पहले देखिए उद्यापन करेंगे तो क्या करेंगे आप, भय बनाएंगे ना, भय बना के जब वो अपनी संपत्ति प्रदान कर देगा तो उद्यापन का अपराध पूरा होगा। यहाँ आपने भय बनाया कि तुमको गोली मारे, बिल्कुल वो नहीं डरा सामने वाला, बिल्कुल कुछ नहीं हुआ, या मान लीजिए डरा नहीं या उसने नहीं दिया, कोई परिस्थिति ऐसी है कि नहीं दिया, या आ गया बीच में कोई बीच बचाव करने आ गया, तो वो वाली स्थिति है ये। ठीक है, तो 387 में आपने मृत्यु या घोरोपति का भय बनाने की कोशिश करी तो 7 वर्ष तक का कारावास। ठीक, अब 388 कहता है मृत्यु या आजीवन कारावास आदि से दंडनीय अपराध का अभियोग लगाने की धमकी। ये उसी के प्रकार है। यहाँ मृत्यु ये कह रहा है आजीवन कारावास से दंडनीय, मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध का अभियोग लगाने की धमकी दे रहा है। 388 सीधा लिख लीजिए अभियोग। और फिर ये कौन सा अभियोग लगाने की धमकी दे रहा है, या तो मृत्यु दंड की सजा होती है इसमें या आजीवन की सजा होती है, मतलब झूठा केस करवा देंगे तुम्हारे ऊपर, ये धमकी बहुत होती है। तो यह झूठा केस करवा देंगे, मैं 302 में फंसवा देंगे, इस तरीके की कोई धमकी देता है। ठीक है, इस प्रकार की अगर कोई धमकी देता है 388 में देता है, एक मिनट, हाँ ये कह रहा है जो कोई किसी व्यक्ति को स्वयं या उसके, तो खैर कोई भाषा आएगी, मृत्यु से आजीवन कारावास से या कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सके दंडनीय है, अथवा यह कि उस किसी अन्य व्यक्ति को ऐसा अपराध करने के लिए उत्प्रेरित करने का प्रयत्न किया है उद्यापन करेगा, वह दोनों में से किसी भांति का कारावास है जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सके दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। ठीक है, पहला तो ये कह रहा है कि पहली सजा तो ये कह रहा है कि भी ऐसा व्यक्ति 10 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना, सीधा 10 वर्ष लिख लेते हैं बस। तो ऐसे व्यक्ति को 10 वर्ष तक के कारावास और जुर्माने से क्या किया जा सकता है, दंडित किया जा सकता है। और क्या कह रहा है इसमें आगे कि अगर इस धारा 377 के अधीन दंडनीय अपराध को कारित करने की आप जो धारा 377 पढ़ा था ना, सॉरी 377 प्रकृति 377 के अभियोग की अगर आप धमकी देते हो तो उसमें जो सजा है वो उसमें आजीवन, धारा 377 में फंसाने का आप कहते हो तो इसके लिए आजीवन है। आप ये कहते हो कि धारा 377 का जो है आरोप लगा दें, 375 पढ़ा था आपने, उसके बाद 376 था, है ना, वही उसी के आरोप की कह रहे हैं, अप्राकृतिक जो था उसी की बात कह रहा है कि आपने धमकी दी कि भैया तुम इसमें फंसा देंगे, तो फिर इसमें जो है आजीवन कारावास होगा। ठीक है, ऐसा व्यक्ति जो धमकी देता है उसको आजीवन कारावास की सजा हो सकती है। 388 हो गया। 388 के बाद आता है
389। देखिए 389 कहता है उद्यापन करने के लिए किसी व्यक्ति को अपराध का अभियोग लगाने के भय में डाला। ये नॉर्मल अपराध का अभियोग की बात कह रहा है। ये दो उसी का है, ये हिस्सा है ये 389 ये अभियोग, मतलब ये मृत्यु और आजीवन कारावास से भिन्न जो अपराध हैं वो इसमें आते हैं। हाँ, अन्य कोई अपराध के अभियोग की आप धमकी देते हो तो वो 389 में आ जाते हैं। तो इसमें कितना है, इसमें भी 10 वर्ष तक का कारावास है और जुर्माना है। और 377 की बात करते हो तो आजीवन, सेम है इसमें। इसमें 10 वर्ष तक का कारावास है या जुर्माना है, 10 ही वर्ष है, 10 वर्ष है, दंडित किया जाएगा। 377 मतलब सेम है ऊपर का। चाहे आप देखिए अलग अलग सेक्शन उन्होंने जरूर अलग अलग कर दिए, लेकिन दंड सेम है 388 में 389 में। चाहे आप मृत्यु की आरोप लगाने की धमकी दो, चाहे आजीवन कारावास या अन्य कोई अभियोग लगाने, तो सेक्शन बदल जाएंगे, दंड सेम रहेगा। इसमें भी 10 वर्ष है और अगर 377 की बात करते तो इसमें भी आजीवन कारावास तक के दंड से उसे दंडित किया जा सकता है। ठीक है, तो सजा दोनों में सेम है, बस ये नॉर्मल इन अपराधों के से भिन्न अभियोग लगाते हो तो सेक्शन बदल जाएगा, दंड नहीं बदलेगा, दंड सेम रहेगा। ठीक है, दंड से दंडित किया जाएगा। बाकी है फिर लूट। 390 से जो है आपकी लूट शुरू होती है, ये कल नहीं देखेंगे, कल मतलब मंडे को देखेंगे लूट। लूट और डकैती, उसके बाद चुराई हुई संपत्ति वगैरह था, है ना। ठीक, चलिए बाद में ही देखेंगे, मंडे को देखेंगे ये सारी चीजें दोबारा से। ठीक है।